हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आज से जो एग्ज़ाम वाली क्लास है आपके तीसरे चरण में पहुंच चुकी है। इसमें अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, या यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। चलिए अपना पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है भैया? पहला प्रश्न आपका है सुमेलित करना है इसमें, है ना। सुमेलित क्या करना है कि कौन सा किससे सुमेलित है। ऑप्शन ए दिया है संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है वित्त आपात, ऑप्शन डी है अखिल भारतीय सेवाएं। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो आपको पता है ये 368 के, मतलब आपका ए का, आप क्या बताएंगे, ए का 4। तो देख लीजिए ए का 4 कहाँ पे है? केवल और केवल ऑप्शन बी में मिल रहा है ए का 4। ठीक है, देख लीजिए। और आगे देख लीजिए, वित्त आयोग की बात करते हैं तो ये 280 में है, आपको पता ही है। तो 280, तो बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 4 और यहाँ 3। उसके बाद सी का देख लीजिए, वित्तीय आपात आपका 360 में है। ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं, ये अनुच्छेद 312 में वर्णित है, तो आपका यहाँ भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? सुमेलित करने वाला ये भी है। कौन सा संस्थान किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? वित्त आयोग किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण किससे संबंधित? संघ लोक सेवा आयोग किससे संबंधित है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो ये बेसिकली 148 में इसकी बात की गई। ठीक है, तो आप देख लीजिए ए का क्या हो जाएगा? ए का आपका 3 होगा। तो आप देख पा रहे हैं ए का 3 यहाँ भी है और ए का 3 यहाँ भी है। बात क्लियर है? उसके बाद वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग आपका 280 में ही है, मतलब बी का 2 हो जाएगा। तो बी का 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं सी पे। सी का क्या है? सी का 4 यहाँ पे दिया। प्रशासनिक अधिकरण आपको पता है 323 के ए में वर्णित है, तो इसमें ये भी राइट हो गया। और संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो वो बेसिकली अनुच्छेद 315 में। बात क्लियर है? तो आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? नए राज्यों का गठन, भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का 323 ए, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान भाग 3। बताइए कि उन किससे संबंधित है। हम बात करते हैं, अगर नए राज्यों के गठन की बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर यहाँ पे हम नए राज्यों पहले गठन की बात अगर कर लें, ठीक है, तो आप जो है भारतीय संविधान के भाग नए राज्यों के गठन की बात करते हैं तो 1 में है ना। नए राज्यों के गठन की बात करते हैं, इसमें कहीं मिल नहीं रहा। ये आपके लोअर यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का है, तो किसी एक को हम बना लेना है। जैसे देखिए ए का हम बना लिए 2 को, ए का 2 बना ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे पहले नागरिकता ले ली, नागरिकता भाग 2 में है, ये बात क्लियर है। नागरिकता बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 कहाँ वर्णित है? तो बी का 1 केवल और केवल यहाँ वर्णित है। मतलब ये कि हम इसको जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 यहाँ अनुच्छेद 3 लिख रखा है इसने, तो बेसिकली आपका अनुच्छेद 3 तो होगा ही होगा। अनुच्छेद 3 में ही तो है भारतीय संविधान के। ठीक है, तो आपका ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 होगा। मतलब क्या, सॉरी, सी का, हाँ, मौलिक अधिकार किस में है? संविधान के भाग 3 में है। 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक सारी बातें की। प्रशासनिक अधिकरण किस में है? तो डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, डी का 3 हो जाएगा आपका ये। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या भी है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से समान, इसमें क्या करना है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमको क्या बताना है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है की बात नहीं करनी, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, उसके बाद अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ऑप्शन 48 जो अनुच्छेद 48 इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण की बात हुई। ठीक है, तो आपको पता है, देखिए भारतीय संविधान के अगर हम अनुच्छेद 36 डीपीएसपी की बात करते हैं, डीपीएसपी ये आपका 36 से लेके और 51 तक है। बात क्लियर है? 36 से लेके 51 तक है। तो इसमें जो अनुच्छेद 36 है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद 37 में ये कहा गया है कि साहब इसमें जो डीपीएसपी है इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, डू नॉट चैलेंज इन कोर्ट। ठीक है, इस भाग में जो चीजें हैं। उसके बाद अनुच्छेद 38 कहता है, जो अनुच्छेद 38 है, सुन लीजिए आप बस, अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य के कुछ अनुसरणीय नीति तत्व हैं, उनके विषय में बताता है। उसके बाद आपका अनुच्छेद 39A, इसको सब पढ़ लेंगे तो ये बेसिकली एग्जाम में
डायरेक्ट आएंगे। तो अनुच्छेद 39A में सही बात है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40 में जो है आपके ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई, ये भी बात सही है, ठीक है। अनुच्छेद 41 की बात करें, अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो बेसिकली अनुच्छेद 41 में है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। किसकी? अनुच्छेद 42 की बात करें तो अनुच्छेद 42 में काम की न्याय, अगर यहाँ पे जो है लोक सहायता और काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है, तो उसके बाद अनुच्छेद 42 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 42 में आपका इसमें काम की न्यायसंगत मनोविचित जो है दशा होनी चाहिए, प्रसूति सहायता का प्रबंध भी होना चाहिए। मान लीजिए महिलाएं काम कर रहे हैं तो उसकी भी व्यवस्था करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 43 की बात करते हैं। अनुच्छेद 43 में क्या कहा भी है? अनुच्छेद 43 में कहा जाता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, ठीक है। उसके बाद 43 क है, 43 ख है, इसमें सहकारी समितियों का उन्नयन है। और उसके बाद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई। अनुच्छेद 45 की बात करें तो अनुच्छेद 45 में जो है प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख हेतु 6 वर्ष के कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान है, मतलब नवजात के लिए जो है ये यहाँ पे प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 46 की बात करते हैं, अगर 46 की बात करते हैं तो इसमें आप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 47 की बात करते हैं तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का जो कर्तव्य है उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 48 में पूछा गया, तो अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, क्या भैया? कृषि और पशुपालन। तो बेसिकली यहाँ पे अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, कृषि व पशुपालन है। बात क्लियर? कृषि एवं पशुपालन की बात की थी। यहाँ पे न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करते हैं तो ये बेसिकली 50% कहाँ पे होता है? अनुच्छेद 50 में होता है। बात क्लियर? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद और अंतर्वस्तु, अनुच्छेद 54। अब इसमें भी मिलान करना, आपको सुमेलित करना है 1 से 2 को। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 164, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 में क्या? अनुच्छेद 54 में आपके भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो आपका अनुच्छेद 54 का तो ए का एक ही हो जाएगा। देख लीजिए, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, ठीक है। अनुच्छेद 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात यहाँ होगी, तो आपका इसमें 2 भी सही है, ठीक है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अनुच्छेद 155 में क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में प्रावधान करता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में प्रावधान है। उसका अनुच्छेद 164 क्या करता है? अनुच्छेद 164 जो है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो बेसिकली इसमें 3 भी सही है, 4 भी सही, ठीक है। अब इसमें 5 दिया तो बेसिकली 5 का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि राज्य विधानसभा की संरचना जो है ये अनुच्छेद 170 में है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भैया? अगला है आपका पहली सूची को दूसरे से सम्मिलित करना। अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 67 ख में क्या है? अनुच्छेद 94 में क्या है? अनुच्छेद 90 में क्या है? ये पूछा गया है, ठीक है। तो बेसिकली आप जान लीजिए अनुच्छेद 61 में जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग संबंधित, तो ए का जो है आपका ए का 2 हो जाएगा। ए का 2, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। उसके बाद 67 ख की बात करते हैं तो 67 ख में जो है ये उपराष्ट्रपति का हटाना, तो आपका बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। बी का 3 हो जाएगा। बात क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 94 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 94 में जो लोकसभा है, ठीक है, अनुच्छेद 94 की बात करते हैं तो जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग करना या पद से हटाया जाना। तो बेसिकली आप जो है सी का आप 4 कर लीजिए, स्पीकर का हटाना, और उसके बाद बचता है डी 90 का राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाना। ये बेसिकली यहाँ पे लिखा गया। बात क्लियर है? अनुच्छेद 90 में बेसिकली क्या लिखा गया है? उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? क्या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का प्रावधान है? मतलब उच्च न्यायालय इन सेंस हाई कोर्ट की पर बात की गई, जो है वहां पे हाई कोर्ट होगा। ये किस में लिखा है? देखिए यहाँ पे अनुच्छेद, आप अगर बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की तो आप ऐसे समझ लीजिए, अनुच्छेद 239 एक संघ राज्य क्षेत्र, नाम सुना होगा, संघ राज्य क्षेत्र, ये भाग 8 का पार्ट है, भाग 8 का,
ठीक है। तो उसमें भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक की बात कही गई है ना। जैसे 239 की बात करें, अगर यहाँ पे 200 आपसे पूछा जा सकता है, 239 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, मतलब 239 243 तक है। 39 में यही संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा, ठीक है। 39 क में हो गया, क में दिल्ली से संबंध में उपलब्ध है, फिर ख में जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, उसमें क्या करना है, ख में जो है विधानमंडल का विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 240, यहाँ ऑप्शन में दे रखा है इसने 240 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की पावर, जो इसमें राष्ट्रपति की पावर, राष्ट्रपति की शक्ति की बात कही गई है 240 में। 241 क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। 239 मैंने बता दिया आपको। 242 जो है ये निरसित हो चुका है, क्या है, ये निरसित हो चुका है, जिसको पढ़ने कोई मतलब नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब लीजिए अगला क्या भैया, अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या पूछा भैया, कौन सुमेलित नहीं है, मतलब क्या, इसमें एक कोई ऑप्शन ऐसा है कौन सुमेलित नहीं है ना। तो एक कोई ऐसा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है, बाकी तीन क्या है, तीन के तीनों सुमेलित ही हैं, ठीक है। तो आप अनुच्छेद 371 पे आ जाइए। अनुच्छेद 371 का जो है ये नागालैंड संबंधित प्रावधान करता है, ठीक है, ये बात क्लियर है, ये तो सही है। 371 ख जो है ये बेसिकली असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है, ये भी बात सही है, ठीक है। 371 ग, तो 371 ग जो है ये मेघालय के लिए बात नहीं कर रहा है, ये क्या है, ये मेघालय के लिए बात नहीं कर रहा है, ये किसके लिए बात कर रहा है भैया, 371 का जो है ये मणिपुर के लिए बात कर रहा है। किसके लिए, मणिपुर के लिए बात कर रहा है, ये किसके लिए, मणिपुर के लिए। और 371 घ जो है ये आपका आंध्र प्रदेश के लिए बात कर रहा है। बात क्लियर है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तो उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा देती है। तो भैया पहली, तीसरी, दूसरी या चौथी। हमने आपको एक तरीका बताया था, हमने कहा था रावेश राजा जनसभा भूदपन, यह हमने ट्रिक बता दिया था आपको। हो सकता है कल आप जब जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम में बैठे तो आपको मिल जाए। तो पहले राज्य के विषय में बात कही गई है, ठीक है। तो राज्य उनके नाम क्षेत्र के विषय में बात कही गई। वेतन जो दूसरी अनुसूची में है। तीसरे में शपथ है। चौथे में राज्यसभा में, जैसे राज्यसभा में जो सीटें होती है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के विषय में है। उसके बाद जनजातीय जो आपके क्षेत्र आते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। उसके बाद आता है सूची, उसके बाद आती भाषा, ठीक है। उसके बाद भाषा आती है, भूमि सुधार आता है, उसके बाद दल बदल आता है, उसके बाद पंचायत आती है, उसके बाद नगर पालिका आती है। तो ये 10 के 10 अनुसूची आपको ऐसे रटाई। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची में है। तीसरी में क्या भैया, तीसरी में देखिए अब यहाँ पे सब जान लीजिए, तीसरी में शपथ है। तीसरी में क्या है, शपथ है, जो मंत्री या जो राष्ट्रपति होंगे क्या शपथ लेंगे। दूसरी में क्या है, वेतन, जो भी संवैधानिक पद है उनके वेतन के विषय में, ठीक है। और उसका चौथी में है राज्यसभा संबंधित। तो आप बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, संविधान की अनुसूची दिया है और यहाँ विषय दिया है, चतुर्थ, षष्टम, नष्टम, नवम। अभी हमने आपको बताया क्या, हमने आपको बताया ना, वे स राजा, ठीक है, राजा जन सभा भूदपन, ये हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, उसके बाद आपका नौवीं तक ऑप्शन दिया है। तो हम यहीं तक चर्चा कर लेते हैं। हमने क्या कहा, राज्य संबंधित जो भी चीजें होंगी, ठीक है, वो किस में आएंगी, पहली में आएंगी। हमसे क्या पूछा, चौथी। तो चौथी आपको यहाँ पे है राज्यसभा, चौथी आपका राज्यसभा है, ले लीजिए। चौथी में राज्यसभा, तो ए का क्या हो जाएगा, एक आपका 3 हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये चौथी हो गई। उसके बाद बात करते हैं पांचवी जाति जो शासन है उसका जनजाति क्षेत्र अमेमित्री वाला। षष्टम में आपका क्या है, षष्टम में आपका जनजाति क्षेत्र है, बी का चौथा हो जाएगा। बात क्लियर है। उसके बाद अष्टम की बात करते हैं। सतवीं आठवीं में क्या भाषा है, तो अष्टम में सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नवम में क्या भूमि सुधार है, तो आपका ये हो जाएगा, तो 2 और 1, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, मिलान करें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किससे कौन मिलान करना है। देखिए संघ सूची की बात करें तो बेसिकली इसमें भले 2016 का है ये, लेकिन इसमें 88वां संविधान संशोधन जब हो गया तो उसमें बेसिकली 2003 में ही जोड़ दिया गया था, है ना। इसमें चीजें और जुड़ी हैं, तो ये बेसिकली अब हो गए हैं 99, कहीं कहीं इसको 100 भी लिखा रहता है लेकिन एक निश्चित कर दिया गया है, ठीक है। राज्य सूची की बात कर लेंगे तो राज्य सूची में मेरे भाई पहले जो थे वो पहले 66 विषय थे, पहले 66 विषय थे, लेकिन 5 विषय निकल गए। अब कितने बचे हैं, अब 61 बचे हैं। और अगर बात करें समवर्ती सूची की तो इसमें पहले 47 थे, अब कितने हो गए, अब 52 हो गए। बात क्लियर है भैया। तो आप इसमें मिला लीजिए संघ सूची में कितने, तो ये आपका पहले का ए हो जाएगा। उसके बाद राज्य सूची में 61 विषय बचे हैं, तो भैया उसके बाद सी हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। उसके बाद आपका समवर्ती सूची ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता, ऑप्शन बी जनगणना, ऑप्शन सी है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ऑप्शन डी है दल बदल विरोध। कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा, मतलब 3 सुमेलित हैं और एक सही सुमेलित नहीं है। आपको पता है सार्वजनिक स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है ये राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वच्छता हो गया। अभी जैसे और अगर बात करें तो लोक व्यवस्था, अब नोट ही कर लीजिए, ठीक है, कुछ और नोट कर लीजिए, लोक व्यवस्था, ठीक है, लोक व्यवस्था हो गया। उसके बाद आपका कारागार हो गया, क्या, लोक व्यवस्था, कारागार हो गया। पशुपालन हो गया, क्या, पशुपालन हो गया, ये भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका स्थानीय जो शासन है, स्थानीय शासन, ठीक है, स्थानीय शासन की बात करते हैं। अब आते हैं जनगणना। जनगणना तो भाई संघ सूची का विषय है, ठीक है। जनगणना करना और क्या क्या है तो आपको यहाँ जान लीजिए, जैसे बंदरगाह हो गए संघ सूची में, बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद आपका जो है शेयर बाजार हो गया, ठीक है, शेयर बाजार हो गया, शेयर बाजार हो गया। उसके बाद आपका रेलवे हो गया, रेलवे हो गया, डाक हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, डाक हो गया। उसके बाद आपका जो है जितने भी संधि करार होते हैं वो सारे के सारे हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका रिजर्व बैंक आरबीआई, ठीक है, आरबीआई हो गया। उसके बाद आपका जो है सेवा कर हो गया, निगम कर हो गया, निगम कर, सेवा कर, ये सारी चीजें हो गई। राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है द्वितीय अनुसूची में थोड़े पगलू, ये तो तुम्हारे जैसे हमने अभी आपको बताया ना, क्या बताया अभी हमने आपको बताया राजा, है ना। तो ये यहाँ पे आ रहा है राज्यसभा, मतलब क्या 1 2 3 चौथे में आ रहा है, तो ये 4th में हो जाएगा ना। दूसरे में तो वेतन है। दल बदल विरोध क्या 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्न में से कौन सी मदें जिस सूची में है वे दी गई हैं, सही उत्तर बताइए। यूपीएससी 2017 में पूछा है। रेलवे समवर्ती सूची, क्यू है परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन संघ सूची, ऑप्शन आर है डाकघर बचत बैंक राज्य सूची। देखिए अब इसमें आपको ऑप्शन ए मिला है पी और क्यू सही है, ऑप्शन बी केवल क्यू और आर सही है, ऑप्शन सी केवल पी और आर सही है, ऑप्शन डी है केवल क्यू सही है। बताइए सर इसमें क्या राइट होगा। देखिए अगर हम बात करें रेलवे की तो समवर्ती सूची नहीं है, ये क्या है संघ सूची, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डाकघर बचत बैंक ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ये किसका है, संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। और परमाणु ऊर्जा और खनिज ये संघ सूची के, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, केवल क्यू सही है, ठीक है। चलिए सर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भी है, अगला है आपका संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता भी है। देखिए अगर हम बात करें संसदात्मक शासन व्यवस्था की, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में आपको पता है कि विधायिका का जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। बात क्लियर है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में ये आपको पता है कि जो विधायिका है उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए डी सही होगा। इसमें देख लीजिए जैसे आप अनुच्छेद 75 तक का 3 पढ़ेंगे ना, तो 75 क्या गया है, जो लोकसभा है वो जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। बात क्लियर है। तो बेसिकली इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ऑप्शन बी है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ऑप्शन सी है राज्यसभा को भंग करने नहीं की जा सकती है ना, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका राइट आंसर आपका, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगला लेते हैं। अगला क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी देश सभी नागरिक कानून के सामने समान है। ऑप्शन बी है इसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ऑप्शन सी है सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन डी है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। बताइए सर इसका क्या राइट आंसर होगा? देखिए ना, अगर सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हालांकि अभी तो पंथ निरपेक्ष हो गया हमारा राज्य, हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष हो गया है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष बात कर रहा है तो धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब क्या होता है? निरपेक्ष मतलब होता है जिससे कोई अपेक्षा ना हो, मतलब धर्म से राज्य की कोई अपेक्षा नहीं है, मतलब क्या उसका राज्य, कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है कि वे भारत में क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया वास्तविक और नाम मात्र दोनों कार्यपालिका है। ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। ऑप्शन डी सी है द्विसदनात्मक विधायिका है। ऑप्शन डी है न्यायिक पुनरावलोकन। आपको पता संसदीय शासन प्रणाली जो है ये भारत ने कहाँ से लिया है? तो ये भारत ने यूके से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो इसमें ये दोनों तो बात, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, ये हमारे यहाँ संसद के पास नहीं है। ये किस पे है? ये हमारे पास न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई, ये जो न्यायालय हमारा उसके पास है, न्यायालय के पास है। तो बेसिकली आप जो है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये देखिए बीपीएससी 2017 का प्रश्न है। अभी जो लोग बिहार टीचर के पेपर देखे आए होंगे उनको पता होगा बिहार में कैसे पूछा जाता है। तो बिहार में मतलब क्या होता है, डीपली जाकर पूछता है। हो सकता है कभी आपके यहाँ ये पैटर्न लागू कर दे, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको पता है कि जो हमारा भारत का संविधान है उसकी प्रकृति जो है, उसकी प्रकृति क्या है? तो प्रकृति उसकी संघीय है, ठीक है, लेकिन जो भावना है, जो भावना है मेरे भाई वो कैसी है? भावना आपकी एकात्मक है। बात क्लियर है? भावना एकात्मक और प्रकृति कैसी है? संघीय है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कहते हैं। अगला क्या है, स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारें किसका आधार है? अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, आरक्षण का या लोकतंत्र का? बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा? देखिए सर, अगर हम स्थानीय सरकारों की बात करते हैं तो इसमें लोकतंत्र का ये पहरेदार होते हैं, है ना। जो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ना, ये सबसे ऊपर केंद्र होता है, इसके बाद हमारा राज्य होता है और उसके बाद हमारी आते हैं स्थानीय सरकारें। क्या होता है? स्थानीय सरकारें आती हैं। तो इसमें ये जो है ये बेसिकली इनको कहा जाता है, ये लोकतंत्र की क्या है? इनको कहा जाता है ये लोकतंत्र की रक्षक हैं, ये इन्हीं से लोकतंत्र चल रहा है, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं। 21 नंबर क्या है, हाँ, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के पर जवाबदेह है। उसके बाद ऑप्शन बी है विधायिका कार्यपालिका के पर जवाबदेह है। ऑप्शन सी है विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। ऑप्शन डी है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। देखिए सर, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो बेसिकली आप ऐसे समझिए, अगर विधायिका न्यायपालिका के पर जवाबदेह है, अगर ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, पहले ये संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब वक्तव्य सही कौन सा है, इसमें ये भी हो सकता है कि गलत हो, है ना। कौन सा वक्तव्य सही अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें आप ऐसे समझिए इसको कि जो भारतीय शासन प्रणाली है, सामान्यतः देखिए शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां हैं। एक होती है अध्यक्षात्मक जो कि हमारे यहाँ नहीं है, एक होती है अध्यक्षात्मक जो हमारे यहाँ नहीं है, एक होती है संसदात्मक जो हमारे यहाँ लागू है। बात क्लियर है? संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका ये बेसिकली कार्यपालिका का गठन करती है। किसका गठन करती है? कार्यपालिका का, ठीक है, कार्यपालिका का गठन करते हैं। कार्यपालिका जो है ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी बात क्लियर है। संसदीय शासन प्रणाली में जो है कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है,
किसके द्वारा? विधायिका। व्यवस्थापिका से तात्पर्य विधायिका से ही है, इसको आप ना समझिए। व्यवस्थापिका तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों तो पार्ट होते हैं संस्थात्मक प्रणाली में। तो जो कार्यपालिका है वो बेसिकली इसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है, और विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं बेसिकली। तो अगर बात करें संस्थात्मक संस्था प्रणाली में, कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। जो कार्यपालिका है वो विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों कार्यों की समीक्षा करती है। ये बात क्लियर है? अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसको फिर सुधार करते हैं। तो बेसिकली, लेकिन अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, तो ये बेसिकली कभी नहीं होता है, ये कभी भी नहीं होता है। बल्कि अनुच्छेद आप आएंगे 243 में, तो ये ये इनसे 343 में ये सलाह ले सकता है, राय मशवरा ले सकता है कि साहब इसमें क्या सही क्या गलत है। जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही श्रृंखला के लिए आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और हमारे उत्साहवर्धन के लिए टिप्पणी जरूर कर दिया करें, पॉजिटिव टिप्पणी कर दिया करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।